नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। इंडिया गॉट लेटेंट को लेकर बागेश्वर सरकार की तीखी प्रतिक्रिया। रणवीर इलाहाबादी और समीर रैना के वीडियो पर जताई आपत्ति। रणवीर इलाहाबादिया और समीर रैना ने जो किया वो बेहद ही निंदनीय है और इतना गंदा है कि कह पाना भी मुश्किल है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, इनको माफ नहीं, हृदय और मन से साफ करना चाहिए। शो चल रहा है, उसमें माता पिता को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट चलाया जा रहा है। आईडी लेना। देश की संस्कृति और सनातन संस्कृति के साथ में जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये निर्दयी है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच, इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। उसमें जो इलाहाबादिया, रैना, इन सब का नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना चाहिए। वैलेंटाइन डे पर लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। सिंधिया ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मेरा राज्यपाल से काफी पुराना नाता रहा है। उनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। दूरसंचार विभाग को भी लेकर काफी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी सिंधिया ने कहा कि काफी अहम इन्वेस्टर्स समिट है मध्य प्रदेश के विकास के लिए। सिंधिया बोले कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर पीएम की रुचि है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। महंगाई पर कांग्रेस के आरोप पर कहा, पहले कांग्रेस अपनी गिरेबान में जाके टिप्पणी करने से पहले इतिहास के पन्ने पलटे। 2014 में महंगाई दर क्या है? केंद्रीय मंत्री सिंधिया का यह दौरा सियासी हलकों में खास माना जा रहा है। सिंधिया ने भोपाल में बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं से भी मुलाकात की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल है। ऐसे में सिंधिया का भोपाल आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत दिनों से मेरी जिज्ञासा थी उनसे मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए। अनेक विकास और प्रगति के मुद्दों पर हमने चर्चा की और उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त भी हुआ। जो अभियान सिकल सेल एनीमिया और जो जर्मन में भी स्वयं उनकी रुचि है, और इस पर दूरसंचार मंत्रालय का जो योगदान है उस पर भी हमने चर्चा की। तो बहुत अच्छा एक चर्चा हुई, बहुत ज्ञान प्राप्त। सर, मोदी जी आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है। प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि मध्य प्रदेश की विकास प्रगति में सदैव रही है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को दी हैं। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ का, चंबल पार्वती काली सिंध सिंचाई की योजना 45,000 करोड़ की। दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश के 8 से 10 जिलों को प्रभावित करेगी। केन बेतवा उत्तर प्रदेश के 5-6 योजनाओं को भी प्रभावित करेगी। और उसी तारतम्य में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, पहले रीजनल रोड शोज के आधार पर, उसके बाद देश के अनेक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में मुख्यमंत्री जी ने रोड शो आयोजित किया है। उसके बाद तृतीय श्रेणी में विदेश में भी मध्य प्रदेश के लिए रोड शो किया है। तो बड़े तरीके से प्लानिंग करके ये अब मध्य प्रदेश के लिए इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से एक नई ऊर्जा हम सबको मिलेगी, मध्य प्रदेश के एक एक जन जन को मिलेगी, और हमारे निवेशकों को भी उनमें एक विश्वास मध्य प्रदेश के प्रति जरूर बढ़ेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि यूपीए सरकार में कोई महंगाई नहीं थी और अभी जो महंगाई को मना कर रहे हैं वो दूसरे ग्रह से आए हैं। मुझे लगता है कि इतिहास के पन्ने पलटे। 2014 में महंगाई का दर करीब 8.5-9% से ज्यादा था, जो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करीब 4.5-5% तक लाया गया है। बेरोजगारी का दर कांग्रेस के जमाने में 10% तक पहुंच चुका है, जो आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 3% तक सीमित किया गया है।
और वैसे ही जो एनपीएस का बोझ भारत देश के ऊपर कांग्रेस के द्वारा रखा गया था, वो एनपीएस का बोझ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स का करीब 11% था यूपीए के समय में, जहां क्रोनी कैपिटलिज्म का राज चल रहा था। आज प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से बैलेंस शीट को साफ करके 2.6% तक सीमित कर चुका है। तो शायद कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए प्रधानमंत्री जी और हमारी एनडीए की सरकार पर टिप्पणी करने के पहले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश 11वीं नंबर पे था विश्व पटल पर आर्थिक प्रगति पर, आज 5वें नंबर पर आ चुका है और 2027 तक हम 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। जर्मनी और जापान से भी आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 जनवरी माह में मऊगंज से आई हुई एक नाबालिग युवती के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग युवती उनकी दूर की रिश्तेदार है, जो कि किसी कार्यक्रम के चलते जबलपुर शहर आई हुई थी, लेकिन 16 जनवरी को अचानक वह लापता हो गई। उपरोक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आधारताल थाना प्रभारी राजकुमार खटिक ने अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करते हुए कई थाना क्षेत्र में और अन्य जगहों पर पतासाजी के लिए टीम गठित की थी। साथ ही लगातार लापता युवती की तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को युवती को ढूंढने में सफलता हासिल हुई। बताया जा रहा है कि युवती को किसी युवक द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की बहन के द्वारा ही नाबालिग युवती गोरखपुर क्षेत्र से बरामद करवाई गई है। बहरहाल पुलिस ने इस विषय में कोई भी विभाग की जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। युवती अब मिल चुकी है, जिससे पूछताछ जारी है। नाबालिग लड़की बरामद की गई है। क्या था पूरा मामला? 16 तारीख को एक 16 वर्षीय लड़की 16 जनवरी को 16 वर्षीय लड़की के गुमने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। लड़की मूलतः मऊगंज की रहने वाली थी। आधारताल थाना क्षेत्र से ये गुमी थी। इस पर एफआईआर की गई थी। इसमें टीमों को अलग अलग शहरों में भेजा गया था। संभावित स्थानों पर उसकी तलाशी की गई थी। आज दिनांक को यह लड़की बरामद की गई। भिंड कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके परिवार पर ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ईओडब्ल्यू पर दबाव बनाकर इस तरह के झूठे अपराध विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए दर्ज करवाए जाते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने यह भी कहा कि जब वह विधायक बने थे तब भी उन पर 6 अपराध दर्ज करवाए गए थे। उपनेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह भी बताया गया है कि यह मामला 2004 का है। उपनेता प्रतिपक्ष ने अपने पिता स्वर्गीय सत्यदेव कटारे का जिक्र करते हुए कहा कि पिताजी के द्वारा व्यापम कांड को लेकर पूरी सरकार को घेरने का काम किया था। उसमें कई भाजपा के नेता जेल गए और आगे भी भविष्य में जाएंगे। उस समय पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। तब 2015 में एक पी भी पंजीबद्ध की गई थी, लेकिन पिताजी के स्वर्गवास होने के उपरांत सब एजेंसियों ने जांच रोक दी। लेकिन अब जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बना और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिया तो मैं अचानक से आरोपी बन गया। लेकिन इस पूरे मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा कि उनको इतना लिहाज तो करना चाहिए कि राजनीति आपस में ही रखें, घर की महिला और बच्चों को बीच में ना घसीटे। विधायक हेमंत कटारे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा है कि मैं इस मामले को न्यायालय के लेकर जाऊंगी और मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, वो पुनः इस आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी। आखिर ईओडब्ल्यू को इस मामले की याद 21 साल बाद क्यों आई? उपनेता प्रतिपक्ष बनने से पहले इस मामले क्या हेमंत कटारे दोषी नहीं थे? यह एफआईआर पूर्णतः विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक साजिश के तहत की गई है। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि ईओडब्ल्यू द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया।
मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बनकर के आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है? मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखें, घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है, आपका कार्य करने का जो भी स्तर है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी, क्योंकि 2004 का प्रकरण 21 साल पुरानी घटना को आज आप 21 साल बाद क्यों उठा रहे हैं? मैं तो मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं कि किसी भी ईओडब्ल्यू के जिम्मेदार अधिकारी से जाके आप पूछिएगा कि आज आपको 21 साल बाद क्यों याद आया हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष बनते ही कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 21 साल के बीच में ये कोई अपराध नहीं था क्या? 10 साल पहले आपने प्राथमिकी दर्ज करी, चलो इन 10 वर्ष में आप अपराध दर्ज कर लेते, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, अचानक से सारी एजेंसियां मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है, जैसी सरकार की मंशा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का खून है मेरी रगों में और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके खिलाफ दमदारी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पुनः धन्यवाद और आशा करूंगा कि ऐसी कई और झूठी एफआईआर आप मेरे ऊपर दर्ज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।